अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च। आज ऑपरेशन रिसर्च का वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 23rd लेक्चर। लास्ट लेक्चर में वी हैव लर्नड डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम व्हिच गिव्स यू द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू वर्टिसेस और टू नोड्स ऑफ अ नेटवर्क। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम का बेसिक आइडिया ये था कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट होता है और हर नोड को लेबल करता है। लेबल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेम्परेरी लेबल्स एंड परमानेंट लेबल्स, और लेबल्स को हम चेक करते थे कि अगर शॉर्टेस्ट रूट हमें मिलता है थ्रू एन एज तो फिर हम उस लेबल को रिप्लेस कर देते थे। जो ऑलरेडी लेबल हमने वो भी रूट के थ्रू ही दिया गया था, और ये मैंने एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। सेकंड एल्गोरिथम जो कि फ्लॉयड्स एल्गोरिथम था वो मोर जनरल था। इसको मैं एंड वाले पार्ट में डिस्कस कर रहा था और वो मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि टाइम जो था वो शॉर्ट था। तो मैंने आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट मैंने वहीं से कर रहा हूँ कि मैं आई विल एक्सप्लेन द सेम एग्जांपल in which we have to find out the shortest route between the two nodes. In fact, the Floyd's algorithm more general है, ये किसी भी दो नोड्स के दरमियान जो है आपको शॉर्टेस्ट रूट जो है वो बता देता है। तो फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है वो मैं आज इन डिटेल आराम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है। बेसिक आइडिया एल्गोरिथम का ये है कि अगर between two nodes of your network you are able to find out another node such that the traveling along that intermediate node shorten the distance between the already two nodes, then we are going to replace it। और इसको हम एक खास मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे। दो मैट्रिसेस बनाया करेंगे जिसका एक मैट्रिक्स का नाम हमने S रखा होगा, एक ने मैट्रिक्स का नाम D रखा होगा। D जो है वो मैट्रिक्स is representing the distance between the two nodes. If there is an arc between the two nodes, that will be the weight of that arc will occupy the place of aij in your matrix. अगर arc नहीं है तो we will assign the infinity को assign करेंगे। और ये जो main idea मैंने आपको बताया है कि अगर middle node हमें मिलता है कोई इस तरह का such that the passing by from one node through that intermediate node and ultimate that at the destination node we have the short distance or distance less distance than the direct node arc का जो mileage distance है वो कम है, तो we will introduce that node। इसको किस तरह अप्लाई करते हैं let's see। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि shortest route के correspond लीनियर प्रोग्राम मॉडल जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, और लीनियर प्रोग्राम का टेबलू जो है स्टार्टिंग टेबलू जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि कोरस्पोंड होगा हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम के। ठीक है, सॉल्व करना इट्स अनदर टेक्निक। सॉल्व करने के लिए हमने एल्गोरिथम जो है वो पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। ये टॉपिक इंक्लूड करने का जस्ट ये मकसद है सो दैट यू कैन रियलाइज के शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो भी लीनियर प्रोग्राम एलपी प्रॉब्लम्स ही हैं जिनको हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल्ड डिस्कस किया था बाय सिंप्लेक्स टेबलू। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मैक्सिमम फ्लो वाला प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज़ द 23rd लेक्चर। तो मैं जल्दी से फ्लॉयड्स की जो एग्जांपल लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने ठीक से जल्दी में आपको एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट मेन जो आइडिया था वो नहीं आपको बताया था। अब मैं आपको डिटेल्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विच स्टेट्स दैट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड 1 टू एनी नोड ऑफ द नेटवर्क बाय फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। तो फ्लॉयड्स एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया करेंगे correspond to our network। ये D नॉट मैट्रिक्स और S नॉट मैट्रिक्स ये स्टार्टिंग मैट्रिक्स हैं, स्टार्टिंग मैट्रिसेस हैं। इनको किस तरह आपने करना है कंस्ट्रक्ट, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि D नॉट मैट्रिक्स है। Dij इज रिप्रेजेंटिंग ith नोड और jth नोड के दरमियान जो आर्क है उसके दरमियान अगर आर्क कोई है उसका वेट, अदरवाइज इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल node 1 to 1 there is no arc dash line,
node 1 to 3 there is an arc whose length is weight is 3, I have put here 3. Node 1 to 3 there is an arc of weight 10, I have put 10. 1 to 4 कोई नहीं है infinity, 1 to 5 कोई नहीं है infinity, so on and so forth. 2 to 1 रिवर्स है, रिवर्स डायरेक्शन है 3. 2 to 2 नहीं है, 2 to 3 कोई नहीं है, तो ये here we have infinity, and so on and so forth. 5 infinity, here we have infinity, 10, so on and so forth. S नॉट जो मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इसमें तमाम कॉलम्स में मैंने 1 1 1, फर्स्ट कॉलम में 1, सेकंड कॉलम में 2, यहाँ पे 2 है, थर्ड कॉलम में 3. ये इनफैक्ट हमें पाथ बताया करेगा अल्टीमेटली कि किस पाथ के ये एंट्रीज जो हैं ये नोड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि थर्ड नोड पे वी कैन रीच बाय थर्ड, वी आर इनफैक्ट स्टैंडिंग एट द थर्ड नोड. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली डिस्टेंस ये मैट्रिक्स बताया करेगा हमें, और पाथ ये मैट्रिक्स बताया करेगा. और ये मैंने लास्ट लेक्चर में जल्दी में आपको एंड पे बताया भी था कि किस तरह निकालना है. अब जो है, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह डिटेल आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन लर्न इजीली. अब हमने ये देखना है कि k इक्वल्स k कोई इंडेक्स है, k इक्वल्स 1, और आइडिया क्या है कि dij कॉस्ट है आपकी या माइलेज है. इफ देयर इज अ नोड k बिटवीन these node I and j node such that dik plus dkj is less than dij, तो मैं I नोड और j नोड के दरमियान k नोड ऐसा है कि अगर मैं I k पे पहले जाऊं फिर k j पे जाऊं और ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ये कम है, ये डिस्टेंस d I k प्लस डी के जे जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये लेस देन है डायरेक्ट डिस्टेंस के. ठीक है, तो मैं ये नोड जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिया करूंगा, इस रूट की बजाय मैं इंटरमीडिएट नोड से जाया करूंगा. इंटरमीडिएट नोड मेरा k है, तो k इक्वल्स 1 मैं कर देता हूं. k इक्वल्स 1 का मतलब है कि इंटरमीडिएट नोड जो है वो मेरा 1 हो सकता है. उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी एंट्रीज जो हैं, ये वाली एंट्रीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा एंट्रीज जो हैं वो बेटर वैल्यू, उनको शॉर्टेस्ट पाथ जो है कोई ऐसा नोड है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करके उनका डिस्टेंस जो है कम किया जा सकता है. द आंसर इज यस. ये जो हाईलाइटेड स्मॉल स्क्वायर्स हैं इनकी एंट्रीज को बेटर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ये कौन सी है, ये डू डी 2 3 जो कि इंफिनिटी है फॉर द टाइम बिंग, 2 3 पे इंफिनिटी है. इस D2 3 का इंटरमीडिएट नोड जो है D2, अब ये मैंने चेक करना है D2 3 जो है इंटरमीडिएट नोड से मैं कर सकता हूं वेयर ये मेरा इंफिनिटी है. और किस तरह कर सकता हूं, D11 which is D12 which is 3 and D13 which is 10. तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं. इंफिनिटी कुड बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटरमीडिएट नोड जो कि मुझे पाथ दे रही है, 13 पाथ दे रही है. सिमिलरली इसके लिए भी मैं कर सकता हूं, और जो नोड मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो नोड मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया करूंगा 3 और 2 की एंट्रीज से. सो नेक्स्ट इटरेशन में ये मेरा D1 न्यू मैट्रिक्स आ गया और ये मेरा S1 न्यू मैट्रिक्स आ गया. अब आप याद रखें कि पिछली स्लाइड में D23 को मैंने रिप्लेस किया था. D23 को रिप्लेस करने से किससे रिप्लेस किया था, D12 प्लस D23 जो कि इनफैक्ट मैं यहां पे लिख भी देता हूं. D23 I have replaced, I have seen that this is less than D21 plus D21 which is 3 and D13. D21 की एंट्री क्या है, D21 3 है, 3 प्लस D13 10 है which is less than infinity. So I have replaced here, I have written here 13 और इंटरमीडिएट मेरा नोड क्या है, इंटरमीडिएट नोड मेरा 1 बना.
ठीक है। तो इंटरमीडिएट नोड मेरा क्या बना 1। तो मैंने जो पोजीशन 13 के कोरस्पॉन्ड एस में जो पोजीशन थी वहां पे मैंने रादर देन 3 1 डाल दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो था वो ये एंट्री थी, ये एंट्री कोरस्पॉन्ड ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी D32 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि इंफिनिटी थी। और ये जो है ये एंट्री कम है किससे D31 प्लस D12 से। D31 क्या है वो 10 वैल्यू है प्लस D12 क्या है 1 2 3 वैल्यू है। तो ये भी मेरा 13 बन रहा है। ऑफ कोर्स 13 इज लेस देन इन्फिनिटी जो कि पहले यहाँ पे इन्फिनिटी था। सो आई हैव रिप्लेस्ड दीज नंबर्स विच आर इंटरमीडिएट नोड्स। इनफैक्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एस नॉट में भी मैंने जो है वो 1 नोड रिप्लेस कर दिया है 2 एंट्री के। लास्ट स्लाइड में ये देखें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी मैंने जो इंटरमीडिएट नोड मैंने इंट्रोड्यूस किया उसको मैंने लिख दिया है 1 लिख दिया, ठीक है। 13 रिप्लेस कर दिया और 1 1। अब मेरा नेक्स्ट जो है ये मेरा एक इटरेशन जो है ये कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब फिर मैं इसको देखूंगा कि क्या मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। k जो है वो मेरा अब k इक्वल्स मेरा 2 हो जाएगा। k इक्वल्स 2 करने से मैं देखूंगा कि ये इन एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज को मैं लेस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी मेरा इन्फिनिटी है। मैं ये देखता हूं कि इन दोनों वैल्यूज को मैं बेटर लेस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। वो वैल्यूज किस तरह है, ये एंट्री मेरी क्या बन रही है, ये एंट्री मेरी बनती है D14। अब इसका मतलब ये हुआ कि D11 तो है ही नहीं एंट्री, D12 3 वैल्यू है प्लस D24, D24 जो है वो क्या है 5 वैल्यू है। तो D14 प्लस D24, D12 इंटरमीडिएट के सेम होना चाहिए और इन दोनों का फर्स्ट 1 और 4 ये मेरी एंट्री बन रही है, ठीक है। ये मैं किस तरह लिख रहा हूं D12 जो कि 3 वैल्यू है, यहां पे 3 में डाला प्लस D24 जो कि 5 वैल्यू है। ऑफ कोर्स दिस इज 8 लेस देन इंफिनिटी, सो यहाँ पे मैं इंफिनिटी को रिप्लेस कर दूंगा किससे 8 से। और यहाँ पे नोड मैंने कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे एस में 4 की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 की जगह मैं रिप्लेस क्या वैल्यू करूंगा यहाँ पे 2 नोड जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। और मेरा नया S2 जो है ये देखें यहाँ पे 2 मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे इंफिनिटी की जगह मैंने 8 लिखा हुआ है। सिमिलरली इस एंट्री को जो कि D41 है, क्या इसको मैं बेटर वैल्यू से, स्मॉलर वैल्यू से, इंटरमीडिएट वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। मुझे D4 प्लस D1 ये एंट्रीज जो है ये मैंने करनी है। D41 जो है D4 लेट्स से 2 विच इज 5। ये जो है ये आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा नोड जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं k इक्वल्स 1 और k इक्वल्स 2 के लिए। तो D4 2 देखें, 4 2 विच इज 5 प्लस D2 1 देखें, D2 1 विच इज 3 और ये भी जो है हमें इंटरमीडिएट वैल्यू दे रहा है विच इज 5 प्लस 3 इक्वल्स 8। ऑफ कोर्स इंफिनिटी से कम है, सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस वन बाय 8, यहाँ पे 4 8 और इंटरमीडिएट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है D4 2 प्लस D2 1। सो इन द S column I am going to replace the entry 1 correspond to the node which I have introduced here। यहाँ पे 2 और 2 सेकेंड नोड मैंने इंटरमीडिएट नोड बनाया, तो ये मैंने कर दी। नेक्स्ट मेरे पास k इक्वल्स 3, आई विल पुट k इक्वल्स 3। देखें जब k इक्वल्स 1 है तो 1 इंटरमीडिएट नोड बन रहा है, जब k इक्वल्स 2 है
तो 2 इंटरमीडिएट नोड बन रहा है दोनों में। जब k इक्वल्स 3 होगा तो मैं चेक करूंगा कि कैन आई गिव अ बेटर वैल्यूज टू रिमेनिंग एंट्रीज। द आंसर इज यस। ये मेरा इन्फिनिटी है, ये मेरा इन्फिनिटी है, ये D15 है। D15 कैन बी रिप्लेस्ड बाय D13 प्लस D35। D13 क्या है? D13 मेरा 10 है। D35 क्या है? D35 मेरा 15 है, विच इज 25। ऑफ कोर्स 25 लेस देन इन्फिनिटी है, तो मैं 25 जो है वो डाल देता हूं। यहां पे मैंने ये 25 यहां पे ये लिखा हुआ है D3 में, और S के कोरस्पोंड मैं यहाँ पे 3 एंट्री डाल देता हूँ, और क्योंकि थर्ड नोड मैंने ऐड किया है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह ये टेबल मैं कंस्ट्रक्ट करता जा रहा हूँ। ये मेरा 13 है, ये बेटर वैल्यूज दे सकता है। अल्टीमेटली मेरे पास फोर्थ इटरेशन पे ये आता है व्हेन k इक्वल्स 4। अब मैं देखता हूँ कि अब अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे 12 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10 आ चुका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब वैल्यूज जो हैं एक्सेप्ट दीज वैल्यूज ये मैंने फिल कर दी हैं। अब k इक्वल्स 4 के लिए क्या मैं इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ? लेस देन वैल्यू, जितनी वैल्यूज मैंने लिखी हैं, इंटरमीडिएट जो है वो नोड इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। ठीक है, सो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये जो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लिया है, ये S4 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रूट बताएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दीज एंट्रीज बता रही हैं। फॉर एग्जांपल 2 से 3 नोड तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 11 माइल्स है, और किस तरह रूट अगर हमने डिफाइन करना है 2 से 3 तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 11 माइल्स है, लेकिन S23 वो हम S वाले कॉलम में लिखेंगे। S23 क्या है? S23 जो है वो 4 है। S23 इज नॉट इक्वल टू 3 सेकेंड एंट्री के। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है 4 जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो नोड है 2 से 3 के दरमियान। फिर आप S24 जो है वो देखेंगे। S24 जो है 244 ही है, वो इक्वल्स 4 है, सेकेंड एंट्री के इक्वल है ना, इसका मतलब है देयर इज नो इंटरमीडिएट नोड। सो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो क्या बना? 2 से 4 देन 4 to 3 बाय दिस टेबल। तो आपको फाइनल ऑप्टिमल टेबल जो है वो हमने ऑब्टेन किया, यही चेक करके कि हम बेटर पोजीशंस जो हैं वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते फॉर ईच वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 15 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि ऑप्टिमल अगर टेबल आ गया कि कोई से भी 2 नोड्स के दरमियान हम डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या जो है रूट क्या है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन माइल्स वो क्या है। तो वो आपको ये टेबल जो है एक्सप्लेन कर रहा है, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही आपको एट द एंड एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो है वो हमने ये शॉर्टेस्ट रूट जो है वो डिटरमिन करना है। और इस स्लाइड के ऊपर जैसे शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 5 जो है वो एक्सप्लेन किया गया। नोड 1 टू नोड 5 का डिस्टेंस क्या है? 12 है। अब S15 हम देखेंगे वो किसके इक्वल है? S15 4 के इक्वल है। 5 के इक्वल होता तो यही रूट होता कि डायरेक्ट एक रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 1 to 4 हम पहुंच रहे हैं, 4 इज द इंटरमीडिएट रूट, 1 to 4 पहुंच रहे हैं, देन 4 to 5 पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि फिर मैं S14 देखूंगा। S14 अगर इक्वल्स 4 के है तो यही हमारा शॉर्टेस्ट रूट है। S14 मैंने देखा ये 2 है, इसका मतलब है कि ये भी 2 जो है इंटरमीडिएट रूट है, नोड है बिटवीन 1 एंड 4। इस तरह हम पहुंच रहे हैं 1 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से 5 पे। अब S12 मैं देखूंगा, ये जो है अगर 2 के इक्वल है, यस 2 के इक्वल ही है, तो देयर इज नो इंटरमीडिएट रूट बिटवीन 1 एंड 2, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट एंड द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
इन माइलेज इज 12 माइल्स। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया बिकॉज S15 इक्वल्स 4 विच इज नॉट इक्वल टू 5, द रूट इज इनिशियली गिवन एज 145। अगर ये 5 के इक्वल होता है इसका मतलब है कि कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं है। अगर 5 के इक्वल नहीं आ रहा, जिसके इक्वल है आपके ऑप्टिमल टेबल में, इसका मतलब है वो नोड जो है वो इंटरमीडिएट नोड है बिटवीन नोड 1 एंड नोड 5, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मैं S14 देखा, S14 मेरा 2 आ रहा है और ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है 2 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है 1 4 के दरमियान 2 जो है इंटरमीडिएट जो है वो आपका नोड है। अल्टीमेटली S124 ये मेरा बना। अब S12 को मैं चेक करूंगा, 1 2 के लिए 2 ही है, देयर इज नो इंटरमीडिएट रूट, सो दैट इज द वे हाउ फ्लॉयड्स एल्गोरिथम वर्क्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा एल्गोरिथम है जो कि हर दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट जो है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपको निकाल देता है फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड इन which was the original topic of today's lecture कि लीनियर प्रोग्राम मॉडल जो है, LP मॉडल जो है वो हमने बनाना है correspond to shortest route algorithm। इनफैक्ट ताहा की बुक में आप ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी अलग से सेक्शंस हैं जो कि लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और शो करते हैं कि ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के लिए इनफैक्ट जो हमने एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं ये सिंप्लेक्स मेथड पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। वो मैंने आपको नहीं करवाए थे, ये आज के लेक्चर का मैं करवा रहा हूँ सो दैट यू कैन रियलाइज के बाकी भी आप कर सकते हैं एंड यू कैन डू योरसेल्फ इजीली, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली मैं मॉडल जो है डिसीजन वेरिएबल मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे, कंस्ट्रेंट निकालने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ेगा। द मॉडल इज जनरल इन द सेंस दैट इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क, ऑफ कोर्स। इन दिस रिगार्ड इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है वो भी जो है किसी भी दो रूट नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट हमें बता देता है। सपोज दैट द शॉर्टेस्ट रूट नेटवर्क इंक्लूड्स n nodes and that we desire to determine the shortest route between any two nodes S and T in the network. The LP assume linear program model assumes that one unit of flow enters the network at node S and leaves at node T. ये one unit node जो है ये हम suppose करते हैं। तो Xij क्या है? Amount of flow in the arc Ij equals 1. Xij in fact amount of flow है, flow of whatever, it depends upon the physical problem. लेकिन ये arc 1 होगी if arc Ij is on the shortest route. अगर shortest route पे है तो 1 होगी, otherwise जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो for each Xij whether Xij equals 1 or 0, अगर Xij arc जो है arc connecting Ij these elements, amount flow of arc Ij equals 1 if arc Ij is in the shortest route, otherwise 0। तो ये इस तरह मैथमेटिकली जो है ये इस फंक्शन को लिखा जाए। Cij जो है ये वेट है हर आर्क का, लेंथ ऑफ द आर्क जिसे हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जनरली स्पीकिंग वेट ऑफ द आर्क, ये हम कह सकते हैं। दस ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज all defined arcs Ij, Cij, Xij के यूनिट जो है one unit is transporting from S source to the terminal node T, ठीक है। T पे ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं तो तमाम डिफाइंड आर्क्स पे इस फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। द कंस्ट्रेंट रिफरेंस द कंजर्वेशन लॉ ऑफ फ्लो कि टोटल इनपुट इक्वल्स द टोटल आउटपुट फ्लो।
कोई एक नोड है, उसमें कितना इनपुट आ रहा है जितनी भी आर्क से, और कितना आउटपुट कितनी आर्क से निकल रहा है, वो शुड बी इक्वल्स। टोटल इनपुट ये हो जाएगा, टोटल आउटपुट जो है वो ये हो जाएगा। मैथमेटिकली दिस ट्रांसलेट्स फॉर नॉट J2। अगर कोई भी नॉट J हो, एक्सटर्नल इनपुट नॉट J प्लस ऑल डिफाइंड आर्क्स Xij इक्वल्स एक्सटर्नल आउटपुट फ्रॉम नॉट J, ये इनपुट हो गई, प्लस दिस वन इज द आउटपुट जो ग्राफिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जितनी भी इनपुट आ रही है किसी एक खास नोड पे, J नोड पे, तो वो सारी हम ऐड करेंगे। इट शुड बी इक्वल्स टू द आउटपुट। लेट्स कंस्ट्रक्ट द LP प्रॉब्लम फॉर दिस नेटवर्क प्रॉब्लम जो कि हमने कंसीडर किया था, और नोड 1 और 2 के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट रूट हमने निकालना है। इसका LP बनाते हैं। तो हम LP सपोज करता है कि 1 यूनिट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम 1 टू द, ट्रांसपोर्ट करना है हमने 2 तक, तो इसका इनपुट जो है 1 है, आउटपुट भी जो है 1 है। अब ये 100 क्या है, ये Cij है जो कि हमारा वेट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। वी हैव टू मिनिमाइज Xij। सपोज दैट वी वांट टू डिटरमिन द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2, दैट इज S इक्वल्स 1 है, लास्ट स्लाइड में जनरली मैंने प्रेजेंट किया था, and T equals 2 है। The unit of flow enters the node 1 and leaves at node 2. So the objective function will be Xij। पिछली स्लाइड पे देखें कि Xij amount of flow in the arc Ij। तो X11 ये आर्क है, 1 तो आर्क है ही नहीं, क्योंकि 1 से 1 तक इस तरह लूप तो नहीं है हमारे पास, तो ये तो वेरिएबल नहीं है हमारा। कौन सा वेरिएबल होगा, X12 correspond to each arc, X13, X35, X45, X15, X34 and this will be X23। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। अब इनका कॉस्ट क्या है, वो 30 जो वेट है वो ही। फॉर एग्जांपल X13 की कॉस्ट क्या है, 30 वेट, ये हम कॉस्ट कह लेते हैं। सो वी हैव टू मिनिमाइज 100 टाइम्स X12 प्लस 30 टाइम्स X13, यानी कि Z फंक्शन में अगर लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, 100 X12 प्लस 30 X13 प्लस 60 X35 प्लस 50 X45 प्लस 10 X34 प्लस 15 X15 प्लस 20 X25 एंड X12, ये मैंने पहले ही लिख लिया हुआ, कोई रह तो नहीं गया। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही एजेस हैं। हर एज के कोरस्पॉन्ड हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेम है। अब कंस्ट्रेंट मेरे क्या है कि इसमें इनफ्लो क्या है, 1 है। हर नोड के कोरस्पॉन्ड मेरे पास कंस्ट्रेंट आएंगे। कितने नोड्स हैं मेरे पास, आई हैव 5 नोड्स, तो मेरे पास 5 जो हैं कंस्ट्रेंट होंगे। आई विल हैव 5 कंस्ट्रेंट्स इन द LP प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, वो 5 कंस्ट्रेंट जो हैं वो कौन कौन से होंगे, वो ये नोड 1 के कोरस्पॉन्ड इनफ्लो जो है वो मैंने सपोज किया 1 है। आउटफ्लो किन किन वेरिएबल्स के थ्रू हो रहा है, कितनी अमाउंट हो रही है, X13 प्लस X12, ये मेरा नोड 1 के कोरस्पॉन्ड जो है कंस्ट्रेंट आ रहा है। नोड 3 पहले कर लेते हैं, यहाँ पे चले नोड 2 ही कर लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस वो ही है। नोड 2 के कोरस्पॉन्ड मेरा इनफ्लो जो है वो कितना आ रहा है, X12, ये इनफ्लो एरो की ये डायरेक्शन है, X15 ये एरो की डायरेक्शन है, प्लस X15 और आउटफ्लो मेरा क्या है, इक्वल्स 1, ये इनफ्लो और आउटफ्लो। नोड 3 इनफ्लो मेरा क्या है,
x13 प्लस x25 और आउटफ्लो क्या है मेरा x34। इस तरह मेरा हर नोड के कोरस्पॉन्ड जो है मेरा कंस्ट्रेंट आ रहा है। नोड 1 के कोरस्पॉन्ड मैंने ये लिखा हुआ है, नोड 2 के कोरस्पॉन्ड जो है वो मेरा ये है x12 x15 एंड x23 जो है ये भी इनफ्लो अल्टीमेटली हो गया ना, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग आउटफ्लो में ये हुआ x23 इसमें जितना भी आ रहा है उससे आउटफ्लो, क्योंकि एरो की डायरेक्शन ये आउटवर्ड है, सो x23 आउटफ्लो होगा। सो नोड 2 के कोरस्पॉन्ड दिस इज माय कंस्ट्रेंट, नोड 3 के कोरस्पॉन्ड आपका 3 के कोरस्पॉन्ड इनफ्लो जो है x13 है, x23 है और आउटफ्लो जो है वो x34 है प्लस x35, ये भी एक आउट नोड है, प्लस x35। सिमिलरली नोड 4 के कोरस्पॉन्ड जो है वो आपका इनफ्लो कितना है, ये डायरेक्टेड एरो है, सिर्फ एक ही डायरेक्टेड एरो है x34 और आउटफ्लो कितना है ये x45 प्लस x15, ये आ रहा है मेरा x45 प्लस x45 एंड 42 4 से 2 तक जा रहा है, मैंने गलती से ये 15 लिख दिया था, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो है कंस्ट्रेंट जो है हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये जो है ये आपका x1 4 2 वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल जो बन रहा है, द अमाउंट विच वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम नोड 4 टू नोड 2, क्योंकि एरो का हेड इस तरफ है। नोड 5 के कोरस्पॉन्ड देयर इज नो आउटपुट, ओनली इनपुट, and input is by the nodes x35 plus x45 equals no output. So these are the constraints, so that is how we construct the LP model. अब starting टेबलू जो है, टेबलू में इसको LP मॉडल को किस तरह लिखा जा सकता है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रेजेंट किया हुआ है कि x12 x13 all the variables here, these are the variables, minimize z इक्वेशन। अब ये पहले सिंप्लेक्स टेबलू में तो हम z के दूसरी तरफ ले जाके सारे इक्वल 0 लिखते थे ना, अब ये z इक्वेशन वैसे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल इस टेबलू से अगर मैंने z इक्वेशन लिखनी हो तो z इक्वल्स 100 x12 प्लस 30 x13 प्लस 20 x23 सो ऑन एंड सो फोर्थ है। नोड 1 के कोरस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट क्या है उसको मैं लिख रहा हूं, x12 का कोफिशिएंट 1, x13 का कोफिशिएंट 1 एंड ऑल अदर आर 0 इक्वल्स 1, ठीक है। नोड 2 इसका कंस्ट्रेंट जो है वो मैं लिख रहा हूं x12 का कोफिशिएंट -2, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया इस तरह, माइनस x12 माइनस x42 प्लस x23 इक्वल्स -1, यहाँ पे ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है। -1 0 1 0 0 -1 सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोड 3 जो है वो भी मैंने टेबलू में लिखा हुआ है वेरिएबल्स। सो अगर मेरे पास ये टेबलू दिया गया हो तो आई कैन राइट द एलपी मॉडल, और अगर मेरे पास जो है एलपी मॉडल दिया गया हो शॉर्टेस्ट रूट के कोरस्पॉन्ड, सो आई कैन कंस्ट्रक्ट द टेबलू ऑल्सो। ये वाइस वर्सा बोथ वे जो है आपको आना चाहिए, और किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नोटिस दैट अब ये x12 के कॉलम में देखें, फर्स्ट रो में x12 है तो फर्स्ट रो में +1 है, सेकंड रो में -1 है। x13 है, फर्स्ट रो में +1 है, थर्ड रो में -1 है। x23 है, सेकंड रो में +1 है, थर्ड रो में -1 है। x34 है, थर्ड रो में +1,
फोर्थ रो में -1 एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ओनली फॉर द शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम्स। ये खास स्ट्रक्चर है आपके सिंप्लेक्स टेबलो का जो कि शॉर्टेस्ट रूट के लिए आता है। और अब जो एल्गोरिदम्स हमने डेवलप किए हैं उनको भी आप उनके स्टेप्स देख सकते हैं, कोरस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल जो हम डिसाइड करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, टेबल बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया है। नाउ यू कैन अप्लाई एनी टेक्निक और यू कैन यूज योर सॉफ्टवेयर फॉर सॉल्विंग दिस एलपी प्रॉब्लम, जो कि बड़ा एक खास उसकी प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर द शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम। नोटिस दैट द कॉलम xij हैज एग्जैक्टली 1 एंट्री इन रो i and 1 -1 entry in row j, a typical property of network LP problem. Network LP problems की ये typical property है कि shortest root वालों की, और ये equations की फॉर्म में ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉट 3 के कोरस्पॉन्ड इक्वेशन लिखना हो तो -x13 -x23 प्लस x34 इक्वल्स 0। ये नॉट 3 के कोरस्पॉन्ड मैंने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लगा के इक्वेशन लिख ली। ठीक है, नॉट 3 के कोरस्पॉन्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नॉट 3 के कोरस्पॉन्ड ये। तो आपको बोथ वे आना चाहिए। अगर हमें एलपी प्रॉब्लम दिया गया हो तो आपको टेबलू बनाना आना चाहिए, अगर टेबलू दिया गया हो तो आपको एलपी प्रॉब्लम बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगर मैं टेबलू दे दूँ कि ये नेटवर्क मॉडल का है, आप कंस्ट्रेंट जो है लिखें, नोड 3 के कोरस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट लिखें, नोड 4 के कोरस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट लिखें, तो आपको फौरन आइडेंटिफाई आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा क्विज़ेस में। ठीक है, अब आज का जो मेन टॉपिक था वो मैक्सिमल फ्लो मॉडल था। ये हमने ये थर्ड जो है 2 टॉपिक हमने मेन टॉपिक नेटवर्क प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड मैक्सिमम फ्लो जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ pipelines that transports crude oil from oil wells to refineries। अब ये किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिजिकल वर्ड प्रॉब्लम है कि सोर्स जो है वहां से आप, और क्रूड ऑयल जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एज क्लियर नहीं होता या उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हम अपनी व्हीकल्स में या कार्स में यूज करते हैं। इसमें काफी जो है वो मिलावट होती है किसकी, डिफरेंट एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल सैंड हो सकती है, इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो मिली होती हैं। तो क्रूड ऑयल उसे कहते हैं कि जो हम डायरेक्ट जमीन से या कहीं सोर्स से निकाल रहे हैं, उसको फिर रिफाइनरीज में पाइप्स के थ्रू पंप किया जाता है, रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी से फिर वो जो है क्रूड ऑयल जो है उसको हम सेपरेट करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब रिफाइनरीज तक क्रूड ऑयल पहुंचाने के लिए दरमियान में इंटरमीडिएट पंपिंग रिसोर्सेज होते हैं। पंपिंग रिसोर्सेज तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लो हमारी पाइप से हो, सो दैट वी आर एबल टू रीच द मैक्सिमम क्रूड ऑयल एट द रिफाइनरीज, के जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना ज्यादा रिफाइनरी जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रिफाइन करेगी और आगे डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारे यूजेज के लिए अल्टीमेटली पहुंचेगा। तो सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज द मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम्स, कि हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क की आर्क्स जो हैं वो पाइप्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमारा फ्लो हो रहा है ऑयल का थ्रू दीज पाइप्स, और उन पाइप्स के थ्रू जो है हम चाहते हैं ऐसा रूट या ऐसा हमें पता चल जाए कि इस पाइप के थ्रू हम इतना ऑयल जो है वो पंप करें, इस पाइप के थ्रू, सेकंड पाइप के थ्रू इतना ऑयल जो है वो पंप करें। सो सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। वी वांट इन आवर नेटवर्क द मैक्सिमम फ्लो ऑफ क्रूड ऑयल्स टिल आवर रिफाइनरीज। ठीक है, intermediate boosters and pumper stations are installed at appropriate design distance to move the crude in the network. Each pipe segment has finite maximum discharge rate of crude flow or capacity. A pipe segment may be uni or bidirectional. अब एक पाइप जो है उसमें फ्लो जो है वन डायरेक्शनल भी हो सकता है और टू डायरेक्शनल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ योर नेटवर्क। अब ये एक नेटवर्क जो है ये रिप्रेजेंट किया गया है कि एक सोर्स है आपके पास,
डेजर्ट और सी और वट एवर सम माउंटेनी एरियाज जहाँ से आप ऑयल जो है निकाल रहे हैं, ये वेल्स हैं आपके पास। ये वेल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, और ये जो दरमियान में आपके ये नोड 3, नोड 4, 5 एंड 6, दीज आर द इंटरमीडिएट नोड्स जो कि पंपिंग स्टेशन हैं। और अल्टीमेटली रिफाइनरीज जो है दीज आर एट नोड 7, 8 एंड 9, और अल्टीमेटली सिंक ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिंक। सो वी हैव अ सोर्स एंड वी हैव द सिंक एंड वी वांट द मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम दीज पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस जो हैं ये यहाँ पे दी गई। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टेड पाइपलाइन है, ये डायरेक्टेड है, तो रिफाइनरी या वेल 1 से जो है इंटरमीडिएट नोड 4 तक सिर्फ वन डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्लो है, वेयर एज 3 से 4 तक जो कि इंटरमीडिएट हमारे नोड्स हैं, इसमें कोई डायरेक्शन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि फ्लो जो है वो 4 से 3 पे भी जा सकता है, 3 से 4 तक भी जा सकता है। तो सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमने एल्गोरिथम सीखते हैं कि किस तरह हम डिसाइड कर सकें कि कौन से पाइप से कितना फ्लो जाए, सो दैट अल्टीमेटली हमारा नेटवर्क जितना भी है उससे हम मैक्सिमम लिक्विड जो है वट एवर दैट क्रूड ऑयल और फ्लूइड और वाटर वो मैक्सिमम हम फ्लो करवा सकें। तो ये 3, 4, 5, 6 दीज आर द बूस्टर्स, ठीक है, जो पंप करते हैं आपके लिक्विड को। अबव फिगर डेमोन्स्ट्रेट्स अ टिपिकल पाइपलाइन नेटवर्क। हाउ कैन वी डिटरमिन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द वेल्स एंड द रिफाइनरीज? The solution of the proposed problem requires equipping the network with a single source and a single sink by using unidirectional infinite capacity arcs। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि मैक्सिमम फ्लो जो है वो हमने किस तरह करना सीखना है। अब उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है? गिवन एन आर्क और एन एज, आर्क कहूं या एज कहूं, दीज आर द सेम थिंग्स, आई जे विद आई लेस देन जे। आई और जे, आई जो है छोटा है जे से, फॉर एग्जाम्पल आर्क 1 and 2, फॉर एग्जाम्पल 4 and 5, for example 2 and 4, these are all the arcs. We use the notion Cij, this is the represents the flow capacity। ये flow capacities हैं I से J तक, नोड I से नोड J तक जो कैपेसिटी है पाइपलाइन की वो Cij से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है ट्रिक के बाई डायरेक्शनल फ्लो, नोड J से आप नोड I तक भी फ्लो कर सकते हो बाय दिस लाइन और बाय सम अदर लाइन, ठीक है। उसकी कैपेसिटी जो है वो C बार Ji से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हर आर्क जो है उसके एसोसिएट दो नंबर्स होंगे, एक वन डायरेक्शन में कितना फ्लो कैपेसिटी है I से J, और बैकवर्ड कितना फ्लो जो है कैपेसिटी है, टू रिप्रेजेंट द फ्लो कैपेसिटीज इन द टू डायरेक्शंस I to J and J to I respectively. To eliminate ambiguity, we replace Cij on the arc next to node I. तो नोड अगर कोई होगा हमारा I नोड और J नोड होगा तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई एम्बिग्यूटी हमें ना रहे। हम Cij, I से J तक जो कैपेसिटी है ना उसको ith नोड के करीब लिखा करेंगे, और J से I तक जो कैपेसिटी है Cji जो कैपेसिटी है उसको हम jth नोड के क्लोज जो है वो लिखा करेंगे, ठीक है। एज शोन इन फिगर, अब ये फिगर में हमें ये नोड Ci और Cj रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको अभी बताई है वो यहाँ पे भी मैंने फिगर में भी दिखाई गई है। अब ये एक फ्लो नेटवर्क है, ये फ्लो नेटवर्क है। ये फ्लो नेटवर्क हर एज के कोरस्पोंड दो दो वैल्यूज हमने असाइन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल 4 नोड से
3 नोड तक कैपेसिटी जो है वो 5 है, फ्रॉम C4 3 जो है ये 5 है, ठीक है। लेकिन C3 नोड से 4 नोड तक कैपेसिटी जो है वो 10 है, 10 है, क्योंकि 10 जो है इसके करीब है। अब ये 20, फॉर एग्जाम्पल C3 5 जो है वो 20 है, बट C5 3 जो है वो क्या है, कैपेसिटी 0 है। इसका मतलब है कोई बैकवर्ड फ्लो नहीं है, 5 से 3 तक फ्लो कोई नहीं है, वी हैव नो कैपेसिटी, वी हैव असाइंड 0। तो ये जो है हमारा, ये देखें कि इसका बैकवर्ड कहीं फ्लो नहीं है, ये सिर्फ इनटेक ले रहा है। सो दिस इज नोन एज आवर सिंक, दिस इज आवर सिंक। और ये सोर्स है, ये भी आप देखें कि सोर्स के साथ जितने भी आर्क्स हैं वो बैकवर्ड फ्लो 0 0 है। 4 से 1 तक फ्लो जो है 0 है, 3 से 1 तक फ्लो जो है नहीं हम कर सकते 0 है, 2 से 1 तक फ्लो जो है वो भी 0 है। सो दिस इज नोड 1 इज प्योर सोर्स नोड, इसको हम क्या कहते हैं, ये सोर्स है हमारा। बाकी इंटरमीडिएट है, 4 जो है वो इनटेक भी ले रहा है और आउट भी कर रहा है, 3 जो है इनटेक भी ले रहा है 1 सोर्स से और आउट भी कर रहा है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2 जो है वो इनटेक भी ले रहा है और आउट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल C25 जो है वो 30 है, C कैपेसिटी ऑफ 2-3 जो है वो 40 है, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं है, C32 जो है कैपेसिटी वो 0 है, C31 जो है वो भी 0 है, C34 की वैल्यू 10 है, वो हमने इस तरह ये फ्लो नेटवर्क को जो है ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने रीड करना है, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज द एनुमरेशन ऑफ कट्स। कट क्या है, कट इज अ सेट ऑफ आर्क्स इन योर फ्लो नेटवर्क जिनको रिमूव कर दिया जाए तो सोर्स से सिंक तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 हो जाए। कट क्या है, कट इज सच अ सेट ऑफ आर्क्स, इसमें आर्क्स होंगी जिनको कट अगर रिमूव कर दिया जाए नेटवर्क से तो हमारा सोर्स से सिंक तक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितने कट्स हैं, आप कट्स जो हैं एक फ्लो नेटवर्क के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सोर्स से निकलने वाले तमाम आर्क्स को मैं डिलीट कर दूं, यानी कि ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, तो आगे पंपिंग स्टेशंस तक पहुंचेंगी ही नहीं सप्लाई, तो सिंक तक हमारे कोई नहीं पहुंचेगा, कोई डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकती फ्लूइड की, वट एवर दैट फ्लूइड इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सो दिस इज द वन कट सेट जो कि आर्क विच इज arc 1 to 3, 1 to 4, then the second arc is 1 to 3 and the third arc is 1 to 2। ये आपका एक कट सेट है। अगर मैं ये आर्क्स जो हैं रिमूव कर दूं अपने नेटवर्क से, सो द distributions of fluid or crude oil from the source to destination that will stop immediately। अब नेक्स्ट मैं कट आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, किस किस का कट। अब सिंक के साथ जितने भी, ये तो बहुत इजी वे है कि सोर्स से निकलने वाले जितने भी आर्क्स हैं वो आप एक सेट में डाल लें और सिंक तक पहुंचने वाले जितने आर्क्स हैं वो आप जो है वो आप एक सेट में डाल लें, जो कि कट 3 क्या बन रहा है, 4 to 5 1 आर्क, 4 2 to 5 this is second arc and 3 to 5 this is third arc। इन आर्क्स को भी अगर मैं कट कर दूं तो मेरा मैक्सिमम ये है कि फ्लूइड जो है वो 4 और 3 तक पहुंचे, सिंक तक पहुंचे ही ना। अब इसके इंटरमीडिएट आर्क्स मैंने देखने हैं। सपोज कि मैं ये कट करता हूं, जो आर्क मेरा 4 तक पहुंच रहा है, 4 तक पहुंच रहा है फ्रॉम द सोर्स, ये मैं कट कर दूं। 3 तक पहुंचने वाला कट कर दूं तो 4 और 3 से आगे नहीं पहुंच सकेगा।
और क्या है कि ये जो 2 वाला कट कर दूं तो तब भी मेरा जो है 2 से ऑनवर्ड्स जो है वो मेरा जा ही नहीं सकता सोर्स जो है, और 3 वाला ये भी जो है ये भी मैं कट कर दूं। सो दिस डिफाइंस अनदर कट सेट, जिनको मैं रिमूव कर दूं तो मेरा सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्लूइड की वो सिंक तक नहीं पहुंच सकती। यही जो है एनुमरेशन करना कट्स की, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो कि फिजिकली मैंने आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, फ्लो प्रॉब्लम के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। A cut defines a set of arcs which when deleted from the network will cause a total disruption of flow between the source and sink nodes. The cut capacity equals the sum of the capacities of its arc. For example, इस cut 1 की capacity क्या है? 10 plus 30 plus 20. 40 जो है 60 जो है इसकी cut की cut 1 की capacity है। Similarly, cut 3 की capacity क्या है? 20 plus 30 plus 20 which is 70. 70 जो है वो cut 3 की capacity है, और कट 2 की कैपेसिटी भी इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द कट कैपेसिटी इक्वल्स द सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ इट्स आर्क्स among all possible cuts in the network. The cut with the smallest capacity gives the maximum flow in the network. अब ये 2 कट्स की मैंने कैपेसिटी लिखी है, एक कट की 60 आ रही है और एक कट की 70 आ रही है। सिमिलरली कट नंबर 2 की कैपेसिटी आप कैलकुलेट करें तो वो 110 आती है। स्मॉलेस्ट कैपेसिटी 60 है, तो मैक्सिमम हमें सिर्फ इन कट से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल जो है वो 60 है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है हमारा इस फ्लो नेटवर्क में लिक्विड को या फ्लूइड को पास करना। तो कट्स की जो मिनिमम कैपेसिटी वाला कट होगा दैट विल गिव यू द बाउंड फॉर द फ्लो, मैक्सिमम फ्लो ऑफ योर liquid or fluid in your given network, flow network में, ठीक है। There are 3 cuts with capacity 60, 100 and 10. The only information we can get from these 3 cuts is that the maximum flow in the network cannot exceed 60. अब पता नहीं हम मैक्सिमम फ्लो 60 यूनिट्स तक भी ये पास करवा सकेंगे कि नहीं। Unfortunately, there is no way which tells you at that stage कि भाई इतना maximum, yes, you can flow the fluid through your pipes of network flow, maximum capacity तक आप कर सकते हैं। कोई मेथड नहीं है जो कि अभी तक हमने cuts enumerate करना सीखा है उससे हमें पता चल सके। सिर्फ ये पता चल सकता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, उसको अटेन भी किया जा सकता है, इट्स अनदर क्वेश्चन, वो हम एल्गोरिथम जो है स्टडी करेंगे। मे बी के अटेन किए ही ना जा सकते, दिस इज द अपर बाउंड। टू डिटरमिन द मैक्सिमम फ्लो इट इज नेसेसरी टू enumerate all the cuts, a different task for general network. Thus the need of an efficient algorithm is imperative. So we are going to study the algorithm which gives you the maximum flow in your flow network. अब ये एल्गोरिथम जो है ये मैं आपको आज के लेक्चर में बता देता हूं, और आज के लेक्चर में एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि टाइम कम है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक अ डिटेल्ड एग्जांपल। एल्गोरिथम क्या है इसको स्टडी करते हैं। इसका काफी लंबा एल्गोरिथम है, 6 स्टेप्स में है। द मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द ब्रेक थ्रू। अब ये ब्रेक थ्रू क्या होता है, ब्रेक थ्रू पाथ्स क्या है? ब्रेक थ्रू पाथ्स आपके नेटवर्क फ्लो में ऐसे पाथ हैं जो कि सोर्स से स्टार्ट हो और सिंक तक आपको ले जाए, ठीक है, लेकिन एक खास वे में। हर पाथ ब्रेक थ्रू पाथ नहीं हो सकता कि जितनी जितनी कैपेसिटी है आपकी पाइपलाइंस की वो मैक्सिमम कैपेसिटी हम फ्लो कर सकें फ्रॉम सोर्स टू द सिंक।
अगर ऐसा पाथ कि जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है हमारे पास वो मैक्सिमम हम बाय वन पाथ रीच करवा सकते हैं फ्लूइड को फ्रॉम सोर्स टू सिंक, देन दैट पाथ इज नोन एज ब्रेक थ्रू पाथ। ठीक है, हर पाथ जो है वो ब्रेक थ्रू पाथ नहीं होगा, हम बनाएंगे उसे ब्रेक थ्रू बनाएंगे कि मैक्सिमम फ्लो जो है फ्रॉम दैट पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक दिया करेंगे, देन इट विल बी अ ब्रेक थ्रू पाथ। तो एल्गोरिथम जो है वो पॉसिबल ब्रेक थ्रू पाथ्स जो है आपके नेटवर्क फ्लो नेटवर्क में वो कैलकुलेट किया करेगा। जितना जितना फ्लो हम मैक्सिमम ब्रेक थ्रू पाथ्स में पास किया करेंगे सिंक तक, अल्टीमेटली उन सब को हम जब कैलकुलेट कर लेंगे सब ब्रेक थ्रू पाथ्स, उन सब को मैक्सिमम फ्लो जो होगा वो ऐड करेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लो इन माय नेटवर्क। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब करें, लेकिन स्टेप्स क्या है, किस तरह एल्गोरिथमिकली हम करेंगे ये हम देख लेते हैं अभी। सो ईच पाथ कमिट्स पार्ट और ऑल of the capacities of its arcs to the total flow in the network. Consider arc ij with initial capacity Cij and Cji's. ये initial capacities मैंने explain कर दिया last slide में. As portions of these capacities are committed to the flow in the arc. अब हम क्या किया करेंगे, रेजिडुअल्स और रिमेनिंग कैपेसिटीज जो हैं ये हम कैलकुलेट किया करेंगे हर आर्क की। वी यूज द नोशन सी आई जे और स्मॉल सी आई जे, दोनों में फर्क क्या है, एक में बार और कैपिटल सी है, एक में स्मॉल सी आई जे है, टू रिप्रेजेंट दीज रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स क्या है कि एक ब्रेक थ्रू पाथ आ गया, पाइपलाइन में आपने मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी थी फ्लो दिया, लेकिन आगे पास करने की कैपेसिटी उसकी जितना आप दे रहे हैं, लेट्स से 40 यूनिट्स दे रहे हैं, आगे पास करने की सिर्फ 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स आप पास कर देंगे, 30 यूनिट्स जो है आपके पास रेजिड्यू होगा एट दैट पंपिंग स्टेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज द रेजिड्यू। तो हर इटरेशन पे हम क्या किया करेंगे, रेजिड्यू जो है वो कैलकुलेट किया करेंगे। रेजिड्यू जो मैक्सिमम फ्लो पीछे से सोर्स से पॉसिबल था वो पहुंच गया हमारा पंपिंग स्टेशन में, लेकिन पंपिंग स्टेशन की आगे जो कैपेसिटी है वो कम है, तो हम रेजिड्यू बताया करेंगे, लेबल किया करेंगे। फॉर अ नोड जे दैट रिसीव्स फ्लो फ्रॉम नोड आई वी अटैच द लेबल ए जे आई। ये लेबल हम किया करेंगे अटैच, वेयर ए जे इज द फ्लो फ्रॉम नोड आई टू नोड जे। ठीक है, कितना फ्लो हम पास करवा रहे हैं, एक तो इनटेक लिया, अब आउटफ्लो कितना दे रहे हैं वो हम लेबल ए जे आई जो है वो किया करेंगे। ठीक है, नोड आई पे। और द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम्स आर दस समराइज्ड एज फॉलोज। अब ये नोशंस जो है ये हमने डिफाइन कर दी हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अब एल्गोरिथम पे हम वी आर एबल to categorize the steps of the algorithm. Step 1. For all arcs ij, the set residual capacity equal to the initial capacity. That is, first iteration पे जो flow की capacity है, जितनी flow की capacity है वो ही आपकी residual capacity होगी. Let A1 equals infinity and label the source node 1 with infinity dash. ठीक है, सेट i इक्वल्स 1 सेट कर दिया एंड गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, डिटरमिन एस आई ये मैं सेट ऑफ नोड्स मेरे होंगे, द सेट ऑफ अनलेबल्ड नोड्स जे, जिनको लेबल नहीं किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इटरेशन पे सिर्फ मैंने सोर्स को लेबल किया इन्फिनिटी डैश, बाकी सब एस में, बाकी तमाम नोड्स जो हैं S1 में, i इक्वल्स 1 में, S1 में तमाम नोड्स आ जाएंगे। दैट कैन बी रीच डायरेक्टली फ्रॉम नोड i इक्वल्स 1 फर्स्ट नोड पे, S1 जितने भी सोर्स के साथ लिंक्ड होंगे नोड्स वो सब मैं S1 में डाल लिया करूंगा। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव रेजिड्यूअल के साथ आपके साथ वो पहुंच रहा हो,
सोर्स से, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ। अगर इफ एस आई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू स्टेप 4। अगर ये एम्प्टी नहीं है एस आई में कोई वर्टिसेस आ रहे हैं, लेट्स से 2-3 वर्टिसेस आ रहे हैं, तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। डिटरमिन के बिलोंग्स टू एस आई में से ऐसा नोड पिक करेंगे जिसकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम है, रेजिडुअल जो है वो मैक्सिमम है। जे बिलोंग्स टू एस आई सच आ सी आई के, ये रेजिडुअल था, मैक्सिमम ऑफ द रेजिडुअल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इटरेशन में जो कैपेसिटी पाइपलाइन की होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी वाली को हम फ्लो मैक्सिमम दिया करेंगे। सेट ए के इक्वल सी आई के, ए के जो है वो लेबल हम कर देंगे, केथ जो है वर्टेक्स को, उसका रेजिड्यू जो है ए के लेबल, ए के मैक्सिमम फ्लो जो है वो हम दे दिया करेंगे। एंड लेबल नोड के विद ए आई कोमा 1 इफ के इक्वल्स एन द सिंक नोड हैज बीन लेबल्ड। अगर सिंक नोड को जो है लेबल कर दिया आपने, इसका मतलब है यू हैव आइडेंटिफाइड वन ब्रेक थ्रू पाथ, एक ब्रेक थ्रू पाथ आपको मिल गया, इज फाउंड। गो टू स्टेप 5, अदरवाइज सेट आई इक्वल्स के। अगर लेबल आपने जो है वो सिंक को नहीं किया, इसका मतलब है कि आप दोबारा जो है स्टेप 2 जो है से रिपीट करेंगे, एस साइज लेबल करेंगे। अल्टीमेटली आपने लेबल जो है, आपका लेबल जो है वो पहुंचना चाहिए किस पे, सिंक पे पहुंचना चाहिए। स्टेप 5 क्या है, बैक ट्रैकिंग, फोर्थ स्टेप इनफैक्ट। इफ आई इक्वल्स 1 नो ब्रेक थ्रू इज पॉसिबल। Go to step 6, otherwise let R be the node that has been labeled immediately before current node I and remove I from the set of nodes adjacent to R. Set I equals R, go to step 2. Step 2 पे दोबारा हम जाएंगे, अगर I equals 1 है कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, otherwise we will backtrack if we have found one breakthrough. breakthrough से बैक ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटी कितना फ्लो जो है हमारा हो रहा है। बैक ट्रैकिंग ये स्टेप है। स्टेप 5 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेजिडुअल्स। लेट एन पी इक्वल्स 1 k1 k2 अप टू सो ऑन एन। डिफाइन द नोड्स ऑफ द pth बैक थ्रू पाथ फ्रॉम सोर्स नोड 1 टू सिंक नोड n, देन द मैक्सिमम फ्लो अलोंग द पाथ इज कंप्यूटेड। मैक्सिमम फ्लो क्या है, f of p, द मिनिमम ऑफ ऑल द लेबल्स, ऑल द लेबल्स उनका मिनिमम, क्योंकि किसी एक फिजिकली क्या हो रहा है, कोई एक पाइपलाइन ऐसी है पीछे से तो हम मैक्सिमम फ्लो ला रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैक्सिमम फ्लो जो है वो हम पास कर सकें सिंक तक। तो दैट्स वाई जो लेबल आपने दिया उसका मिनिमम, वंस यू रीच द ब्रेक थ्रू पाथ आपको मिल गया कि सोर्स से सिंक तक आप पहुंच गए, सिंक को आपने लेबल कर लिया, फिर आप बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैकिंग में जिस का लेबल जो है वो मिनिमम होगा, इनफैक्ट लेबल क्या है, लेबल कैपेसिटी शो कर रहा है कि भाई इन पाइपलाइंस की ये कैपेसिटी है, तो मिनिमम कैपेसिटी वाली पाइपलाइन आपकी एक ब्रेक थ्रू पाथ में होगी, वो मिनिमम कैपेसिटी वाली जो है पाइपलाइन जो है वो इनफैक्ट डिसाइड करेगी कि इस ब्रेक थ्रू पाथ में से कितना फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मिनिमम कैपेसिटी है मैक्सिमम उतना ही फ्लो हम पास कर सकते हैं अगले पाइपलाइन की चाहे कैपेसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो इट्स मेक सेंस आल्सो। द रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ ईच आर्क अलोंग द ब्रेक थ्रू पाथ इज डिक्रीज्ड बाय एफ ऑफ पी। तो रेजिडुअल कैपेसिटी जो है जितना हम फ्लो कर लेंगे हर किसी का डिक्रीज कर देंगे एट ईच इटरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड इंक्रीज्ड बाय एफ ऑफ पी इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में जाहिर बात है एफ ऑफ पी जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने ये काम करें, जितना फ्लो आपने एक डायरेक्शन में सोर्स टू सिंक कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में आपने फ्लो किया उस नोड पे रेजिड्यू जो है वो डिक्रीज होगा, और जिस, क्योंकि बाई डायरेक्शनल भी पाइपलाइन में फ्लो हो सकता है ना, और ऑपोजिट फ्लो अगर आपने किया है तो उसका रेजिड्यू उतना ही, जितना फ्लो आपने किया उतना बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब ये फार्मूला दिया गया है कि किस तरह रेजिड्यू जो है वो चेंज करना है रिवर्स डायरेक्शन, कि सी आई जे और सी जे आई है, इसके रेजिड्यूज चेंज फ्रॉम सी आई जे माइनस एफ ऑफ पी इफ द फ्लो इज फ्रॉम आई टू जे। ठीक है, आई टू जे है तो कैपेसिटी रेजिड्यू जो पहले था उसमें से जितना फ्लो हम कर रहे हैं pth इटरेशन पे वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सी जे आई जो है उसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब अगर जे टू आई फ्लो हुआ है तो हम सी आई जे वाली डायरेक्शन में ऐड करेंगे जितना फ्लो हुआ है, और सी जे आई वाली में सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 6 क्या है, जो कि सोल्यूशन का स्टेप है, गिव दैट एम ब्रेक थ्रू पाथ्स हैव बीन डिटरमिन्ड, द मैक्सिमल फ्लो इन द नेटवर्क इज F1 प्लस F2 अप टू सो ऑन Fm। सब जो ब्रेक थ्रू पाथ का मिनिमम वैल्यू जो Fp हमने जो हम फ्लो अलाउ कर सकते हैं उसको हमने मिनिमम वैल्यूज तमाम की तमाम ऐड कर ली, दैट इज योर मैक्सिमम फ्लो थ्रू द नेटवर्क। हमारा जो है आई एम एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, इनफैक्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन ही कर सका हूँ, इन वर्ड्स एग्जांपल कोई मैंने कंसिडर नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिटेल डिस्कस करूँगा। इनफैक्ट आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर द एग्जांपल्स आल्सो, बट आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल, कि किस तरह मैं इसकी लेबलिंग कर रहा हूँ और किस तरह मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। So I am not in hurry, so we will discuss these examples in the next lecture. लेकिन मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिए हुए हैं कि जितना नॉलेज आपको अभी है उसके कोरस्पॉन्ड आप ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने कट सेट्स एन्यूमरेट करना सीख लिए हैं आज के लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह। और कट सेट्स जो हैं वो इनफैक्ट जितने भी कट सेट्स होंगे उन सब की कैपेसिटी भी निकालना हमने सीख ली है। उसकी जो कैपेसिटी होगी हर कट सेट की, उसको जो है मिनिमम कैपेसिटी वाला कट सेट जो होगा दैट विल गिव यू अ बाउंड के मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम योर नेटवर्क जो है ये पॉसिबल है, इससे ज़्यादा फ्लो जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में मैंने दो नेटवर्क फ्लो नेटवर्क जो है वो दिए गए हैं, आपने उनके कट सेट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं और मैक्सिमम फ्लो जो है फ्रॉम दीज फ्लो नेटवर्क्स जो है वो बताना है कि मैक्सिमम फ्लो ये हो सकता है। और मैक्सिमम फ्लो क्या होता है कि हर कट सेट की कैपेसिटी आप लिखेंगे और उस कैपेसिटी के जो मिनिमम कैपेसिटी वाला कट सेट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल थ्रू योर गिवन नेटवर्क। ये एग्जांपल्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल दो नेटवर्क हैं, इनके लिए आपने रिफाइनरीज, ये आपका पहला जो है और ये बाई डायरेक्शनल है मोस्टली, ये जीरो जीरोज आर। नाउ आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज फिगर्स एंड दीज नेटवर्क फिगर्स। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू फॉर एग्जांपल फर्स्ट कट जो है वो यही आ रहा है, ये आपका सोर्स है इस प्रॉब्लम के लिए। सेकेंड कट सेट, ये दो कट सेट तो बड़े इजी होते हैं। फर्स्ट कट सेट ये है कि आप सोर्स से निकलने वाली तमाम आर्ट्स को डिलीट रिमूव कर दें। सेकेंड कट सेट जो है कट सेट 2 जो है वो कि सिंक तक, ये आपका सिंक है तो सिंक तक जितनी भी आर्क्स आपकी पहुंच रही हैं उन सबको आप रिमूव कर दें। अब इंटरमीडिएट कट्स जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और मिनिमम सोर्स जो है कितने कट्स हैं और कैपेसिटी निकाल के आपने मैक्सिमम बनाया। इसी तरह आप इसका जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आप सेकंड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। रिफाइनरीज आपके पास हैं, इसको रिमूव कर दें तो आपका डेस्टिनेशंस टर्मिनल्स तक इनको रिमूव कर दें, दो कट सेट आ रहे हैं और इंटरमीडिएट कट सेट्स भी आपने निकालने। यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। टिल द नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself, your parents and dear ones. Allah Hafiz.